जय हिंद दोस्तों। जिस समय में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय में रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध चल रही है, भीषण वार चल रही है। और ऐसी स्थिति में भी अमेरिका खामोश है। अमेरिका सिवाय प्रार्थना के कुछ और नहीं कर पा रहा है। नाटो के देश अभी वर्तमान में खामोश हैं। 2022 को देखेंगे तो अमेरिका के लिए 2022 अच्छा वर्ष नहीं रहा है। अमेरिका की ग्लोबल प्रेस्टीज 2022 में काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। और ख़ास करके मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान का अधिग्रहण किया और अमेरिका वहाँ से अफगानिस्तान से एग्जिट किया 15 अगस्त 2021 को, वो घटना अमेरिका की ग्लोबल प्रेस्टीज को काफ़ी हद तक कम किया ही था कि यह घटना हो गई। यूक्रेन विवाद हो गया। यूक्रेन विवाद में जिस तरह से अमेरिका अभी वर्तमान में खामोश है, सिवाय प्रार्थना के अमेरिका कुछ और नहीं कर पा रहा है। यह घटना भी कहीं न कहीं अमेरिका के ग्लोबल प्रेस्टीज को काफ़ी हद तक कम कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रूस यूक्रेन के बीच में विवाद का क्या कारण है और अमेरिका और नाटो किस तरह से इससे जुड़ा हुआ है। रूस ने इस मौजूदा संकट के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को रूस के लिए एक संभावित खतरा बताया। रूस चाहता है कि पश्चिमी देश यह गारंटी दें कि नाटो यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूस ने प्रत्यक्ष तौर पे इसका आरोप लगा दिया अमेरिका पे कि वर्तमान में ये जो चीज़ें हो रही है इसके लिए कहीं ना कहीं नाटो के देश जिम्मेदार हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार है। और साथ ही साथ रूस ये चाहता है कि पूर्व सोवियत संघ के जितने भी देश थे उन देशों को, यूक्रेन सहित उन देशों को नाटो अपने सदस्य के रूप में शामिल ना करे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो धरा में बट गया था। एक धरा था नाटो, जिसको लीड कर रहा था कहीं न कहीं अमेरिका, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के कई सारे देश थे। दूसरा धरा था वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट हुआ था। और वार्सा पैक्ट के माध्यम से एक धरा था जो यूएसएसआर के साथ था, सोवियत संघ रूस के साथ था। वर्तमान में आप देखेंगे तो कई सारे देश जो वार्सा पैक्ट में यूएसएसआर के साथ थे वो जो है नाटो का सदस्य बन चुका। और साथ ही साथ अगर आप ये भी देखेंगे कि यूएसएसआर जो 1991 में 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, टोटल 15 देश बना था। आप सोच कर देखिए, एक देश टूटता है और 15 देश बनता है। इस 15 देश में भी एक देश यूक्रेन भी था और कई सारे देश इसमें जो थे जो नाटो के पार्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रूस को यह दिख रहा है कि यह खतरा उसके लिए हो सकता है, इसलिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। अब यूक्रेन पे ही हमला क्यों किया? आप देखिए यूक्रेन पे ही हमला क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन के साथ जो है रूस का विवाद काफ़ी पहले से चल रहा है। 2014 में यूक्रेन का एक स्टेट कर सकते हैं आप, एक अच्छा सा लैंड था क्रीमिया पे रूस ने अधिग्रहण किया था 2014 में। और यूक्रेन के कुछ पार्ट में रूस के समर्थन में मूवमेंट भी चलता है या यूक्रेन के विरोध में मूवमेंट भी चलता है। यूक्रेन के कुछ पार्ट का जो कल्चर है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं रशियन कल्चर से मेल खाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देखिए, अगर मान लीजिए आपके 10 शत्रु हैं, अगर आपके 10 एनिमी हैं और इस 10 एनिमी में भी आपकी कोशिश क्या होगी कि इस 10 एनिमी में प्रत्येक से युद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपको सिंपल ये स्ट्रेटजी अपनाना है कि इस 10 एनिमी में जो आपका सबसे टफेस्ट एनिमी होगा, जो सबसे अधिक पावरफुल एनिमी होगा, उस एनिमी पे आप जो है उसके साथ युद्ध कीजिए और उसको जीत लीजिए तो रेस्ट अपने आप हार मान लेगा। ये युद्ध की नीति भी होती है कि सबसे जो कठोर आपका एनिमी होता है, सबसे कठोर जो शत्रु होता है, उसको युद्ध में हरा दीजिएगा तो रेस्ट अपने आप हथियार डाल देगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आप देखिए तो पहले नंबर पे है यूएसए और सेकेंड नंबर पे है रूस। यूक्रेन जो है 22वें नंबर पे है। और जितने भी देश
1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ था, रूस से अलग हुआ था। उस देश में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट देश है वो कहीं ना कहीं है यूक्रेन। तो इसलिए रूस चाहता है, अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दूसरा पोजीशन पे रूस है और 22वां पोजीशन पे कौन है, यूक्रेन है। तो यूक्रेन काफ़ी मजबूत देश है, ऐसा नहीं है कि वीक देश है, एक मजबूत देश है, लेकिन रसिया के कंपेयर काफ़ी वीक है। तो अगर यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन को जीत लेता है तो ऐसे कंडीशन में जो है रेस्ट देश थे वो अपने आप कहीं ना कहीं हथियार डाल देंगे, वो नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो यह कहीं ना कहीं रूस जो है अन्य देशों को यह संदेश भी देना चाहता। रूस ने 2036 तक के लिए, पुतिन राष्ट्रपति हैं तो रूस में जो है 2036 तक के लिए, 2036 तक के लिए एक अमेंडमेंट करके पुतिन को राष्ट्रपति बना दिया। और पुतिन काफ़ी पहले से, आज से लगभग मुझे लगता है कि 15-16 वर्ष पहले से राष्ट्रपति है। 2000 के बाद से पुतिन राष्ट्रपति हैं और 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ भी ऐसी सत्ता होती है, अथोरियन सत्ता जहाँ भी होती है, वहाँ पे जनता को खुश करने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। अब देखिए हम लोग इतिहास में चलेंगे। तो इतिहास में सबसे पहले मैं चलता हूँ 26 दिसंबर 1991 को। 26 दिसंबर 1991 का वह दिन था, रसिया के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, सोवियत संघ के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि इसी दिन रूस 15 छोटे छोटे देशों में बट गया था। यूएसएसआर जो है 15 छोटे छोटे देश में बट गया था, जिसमें बाल्टिक देश थे, 3 देश बाल्टिक देश थे। और बाल्टिक देश में जो 3 देश बने थे वो थे एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया 3 देश थे जो बाल्टिक देश थे, जो रूस से अलग हुआ था, यूएसएसआर से अलग हुआ था। दूसरा, सेंट्रल एशिया में जो है कुछ देश जो यूएसएसआर से अलग हुआ था वो था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। पूर्वी यूरोप में कुछ देश जो अलग हुआ था रूस से या यूएसएसआर से, वो था बेलारूस, माल्टोवा, यूक्रेन। तो यूक्रेन भी कहीं ना कहीं रूस से ही अलग हुआ था 1991 में। यूरेशिया में एक रूस बच गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 और देश है वो आर्मेनिया है, अजरबैजान है और जॉर्जिया। तो इस तरह से टोटल आप देखेंगे, टोटल 15 देश यूएसएसआर सोवियत संघ को टूट के बना था, टोटल 15 देश बना था। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये एक रूस हो गया, यहां पे देखेंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये मध्य एशिया के देश हो गया। यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी रूस से अलग हुआ था। यहाँ पे देखिए एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं, ये भी रूस से अलग हुआ था। और यहाँ पे बेलारूस, यूक्रेन और माल्डोवा, ये भी रूस से अलग हुआ है। तो गौर कीजिए यहाँ पे ये जो पूर्वी यूरोप का पार्ट है, ये सारा का सारा देश, इसमें सबसे बड़ा देश आपको दिखेगा यूक्रेन और सबसे पावरफुल देश आपको यूक्रेन दिखेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं रूस चाहता है कि यूक्रेन उसके नियंत्रण में रहे। रूस ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बने, क्योंकि पश्चिमी यूरोप, आपको जैसा कि ज्ञात है कि यूरोप का 2 भाग है, एक तो पूर्वी यूरोप है, एक पश्चिमी यूरोप है। पश्चिमी यूरोप नाटो का देश है, नाटो का सदस्य है, और पूर्वी यूरोप जो है कहीं ना कहीं रूस के साथ था पहले। तो अगर यूक्रेन कहीं ना कहीं नाटो का सदस्य बनता है तो रूस के लिए खतरनाक कंडीशन होगा। और इसलिए रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। और साथ ही साथ रूस नाटो से भी चाहता है कि नाटो स्पष्ट करे कि यूक्रेन को कभी वो अपने में शामिल नहीं करेगा। और ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे जो देश हैं जो रूस से अलग हुए थे, इससे भी कहीं ना कहीं नाटो में शामिल नहीं करेगा। नाटो ने जब सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने 1955 में वार्सा की संधि किया था, तो नाटो के जवाब में क्या किया कि सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा की संधि किया। और वार्सा की संधि में जो सम्मिलित देश था वो था सोवियत संघ,
पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। तो ये वो देश थे जो जो विश्व युद्ध 2 धुरी में बट गया था, उसमें ये वो देश थे जो वार्सा पैक्ट के माध्यम से कहीं न कहीं यूएसएसआर का सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल यूरोप का मुकाबला करना। तो इन्हें जो देश था, इसका काम क्या था कि नाटो में शामिल यूरोप का, नाटो में शामिल अमेरिका का मुकाबला करना। नाटो में केवल अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, इटली जैसे 12 सदस्य थे, लेकिन इस संगठन में तादाद अब 30 है। तो इनिशियली जब नाटो की स्थापना हुआ था तब इसमें सिर्फ 12 सदस्य थे और वर्तमान में इसकी सदस्य की संख्या 30 है। और सबसे जो अंतिम सदस्य है इसका, या सबसे रिसेंट सदस्य है, वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। अब देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाटो वार्सा विश्व 2 धुरी में बट गया है। कुछ अमेरिका के साथ है जिसे नाटो हम लोग कहते हैं, और कुछ यूएसएसआर के साथ है जिसे हम लोग वार्सा संधि कहते थे। जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, ये देश नाटो में शामिल हो गए। अच्छा, ये वो कौन देश थे? जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, ये वो देश थे जो वार्सा पैक्ट के माध्यम से कहीं न कहीं सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, सोवियत संघ के साथ थे, नाटो के खिलाफ ये देश थे। और जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो ये देश शामिल हो जाते हैं नाटो में। अब देखिए यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। एक तो विश्व में 3 तरह की शक्ति होती है। एक शक्ति होती है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की आर्थिक महाशक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है। जैसे जापान को आप विश्व की आर्थिक शक्ति आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक पावर है जापान। दूसरा होता है मिलिट्री पावर। इकोनॉमिक पावर जापान है, मिलिट्री पावर कौन है? मिलिट्री पावर विश्व का रूस है। और तीसरा होता है जो दोनों होता है, जैसे अमेरिका विश्व का जो है मिलिट्री पावर भी है और विश्व का जो है इकोनॉमिक पावर भी है। क्या एक देश जो इकोनॉमिक पावर है जरूरी है कि वो मिलिट्री पावर हो जाए? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जापान को आप देख लीजिए, जापान विश्व का जो है इकोनॉमिक पावर है, जरूर इकोनॉमिक पावर है, लेकिन जापान विश्व का मिलिट्री पावर नहीं बन पाया। ये आज भी अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका पे डिपेंड है, यूएसए पे डिपेंड है। यूएसए को जापान प्रत्येक वर्ष 8 से 10 बिलियन डॉलर देता है अपनी सुरक्षा के लिए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे रूस को देखेंगे, रूस मिलिट्री पावर बना है लेकिन फिनेंशियल पावर नहीं बन पाया। रूस आर्थिक पावर नहीं बन पाया, इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया। तो इसलिए रूस का विघटन हुआ था। रूस का विघटन 1991 में अगर हुआ है तो उसमें एक रीजन ये भी था कि रूस मिलिट्री पावर बन गया था लेकिन इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया था। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं सीखा है चीन ने, और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं भारत भी सीख रहा है। आप चीन को गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि चीन जो है 1970 के बाद, 1970 के बाद से लेकर के 2000 तक वो पूरी तरह से खामोश रहा। तो खामोश क्यों रहा? वो उस समय में पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को इकोनॉमिक पावर बनाने का। और जब इकोनॉमिक पावर बन चुका है चीन, तो उसके बाद मिलिट्री पावर की तरफ वो मूव किया और वर्तमान में अब विश्व के देशों से टक्कर लेना शुरू किया। तो चीन भी आज के समय में मिलिट्री पावर भी है और चीन आज के समय में इकोनॉमिक पावर भी है। भारत भी कोशिश कर रहा है कि दोनों बनने का, इकोनॉमिक पावर भी बनने का और मिलिट्री पावर भी बनने का। तो नाटो में अमेरिका शामिल था। नाटो एक सशक्त था, अमेरिका कहीं की मिलिट्री पावर भी थी और अमेरिका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर भी थी, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं था। यूएसएसआर के साथ ऐसा नहीं था, सोवियत संघ के साथ ऐसा नहीं था। सोवियत संघ जो है अपने आप को मिलिट्री पावर बना लिया लेकिन इकोनॉमिक पावर नहीं बना पाया। तो ये जो देश थे, जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, इसमें कई सारे देश जो है 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं ये देश जो है शामिल हो गए, किसमें? तो नाटो में शामिल हो गए।
उसके बाद एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये जो 3 देश हैं, बाल्टिक देश हैं, ये वो देश है जो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से ही अलग हुए थे और ये शामिल हो गया आपको नाटो में। रूस से अलग हुए देश में सबसे शक्तिशाली यूक्रेन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यूक्रेन का स्थान 22वां है और अब यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। 1991 के बाद जो है कहीं ना कहीं रूस को भी लगने लगा कि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिक पावर नहीं बनाया था। तो 1991 से अगर आप देखिए 2010 तक तो रूस लगभग खामोश रहा, खामोशी से काम कर रहा है और अपने आप को कहीं ना कहीं ग्लोबल एस्टेब्लिश करने का भी प्रयास कर रहा है, इकोनॉमिक पावर बनाने का भी प्रयास कर रहा है। और 2010 के बाद से कहीं ना कहीं रूस भी इस तरह से पंगा लेना शुरू करता है। 2014 में डिस्कस करेंगे नीचे हम लोग कि किस तरह से क्रीमिया का अधिग्रहण रूस ने किया था। रूस की कार्रवाई, रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया को जब्त कर लिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। मिन्स्क समझौता हुआ था, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पे ये समझौता हुआ था। और इसका रीजन था, इसका जो तत्कालिक काम था वो काम था यूक्रेन और रूस के बीच में जो है शांति सुलह करवाना। लेकिन उससे पहले 2014 में जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पे अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद जो एक युद्ध होता है मान लीजिए, उसके बाद समझौता होता है, तो वही मान लीजिए कि 2014 के बाद जो है मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट यूक्रेन का है और यहाँ पे रूस है। यहाँ पे देखिए ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्रीमिया क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र आता है और इस पे 2014 में ये जो पार्ट था यूक्रेन का पार्ट था, 2014 में रूस ने इस पे अधिकार कर लिया। रूस ने इस पे अधिकार कर लिया, क्या नाटो के देश ने क्या किया, विश्व के देशों ने क्या किया, तो विश्व के देशों ने रूस पे कई प्रतिबंध लगा दिया जिसका रूस को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पहले G8 होता था, G8 से जो है रूस को निकाल दिया गया और ये ग्रुप G7 हो गया। तो पहले G8 होता था, यूक्रेन के क्रीमिया को जिस तरह से रूस ने अधिग्रहण किया उसके बाद G8 से रूस को बाहर निकाल दिया गया और अब ये जो संगठन है हमारा संगठन G7 के नाम से जाना जाता है। पूर्वी यूरोप का डोनबास क्षेत्र, डोनेस्क और लुहांस्क वर्ष 2014 से रूसी समर्थन अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, जिस समय में क्रीमिया पे अधिग्रहण किया था 2014 में रूस ने, उसी समय से जो है पूर्वी यूक्रेन का जो पार्ट है डोनेस्क है और लुहांस्क है। डोनेस्क और लुहांस्क कहीं न कहीं अलगाववादी आंदोलन का मूवमेंट कर रहा था, ये अपने आप को मूवमेंट कर रहा था कि हमें यूक्रेन से अलग होना। अच्छा, यहाँ की जो सिविलाइजेशन देखेंगे इस सब जगह की, खास करके पूर्वी यूक्रेन की, यहाँ पे रूस का कहीं प्रभाव है, यहाँ का कल्चर रूस से काफ़ी मिलता है, रूसी भाषा यहाँ की प्रमुख भाषा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अलगाववादी मूवमेंट चल रहा था। और वर्तमान में क्या किया, ये जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, इन्होंने क्या किया है रूस ने कि डोनेस्क और लुहांस्क ये दोनों को एक सेपरेट देश घोषित कर दिया, दोनों को यूक्रेन से अलग कर दिया है और एक सेपरेट देश घोषित कर दिया है, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया है डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को। तो ये बेसिक जानकारी था रूस यूक्रेन विवाद को लेकर के। तो बेसिक जानकारी इसका क्या कारण था और वर्तमान में कितना प्रोग्रेस हुआ ये हमने डिस्कस किया है। कई अन्य और वीडियो लाऊंगा या न्यूज एनालिसिस में हम लोग अन्य टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे जो कहीं न कहीं इस विवाद से जुड़ा हुआ रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।